हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे जनरल स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में कल आपने स्टडी किया था कि द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज नोन एज व्हाट metallurgy. Okay, and now we shall discuss about the various steps of metallurgy. You know, metallurgy can take place into the 5 steps as we have studied in the earlier lecture. And first is about crushing and pulverization. The second step is concentration. The third step is about preliminary treatment. The fourth step is reduction, and the fifth step is known as the refining. Okay, so we shall discuss about the first step here, that we shall discuss about crushing and pulverization. Crushing और pulverization के बारे में स्टडी करेंगे। ये सबसे पहला स्टेप है। कोई भी मेटल हो, किसी भी मेटल का कोई भी और हो, तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्रूशिंग और पुल्वेराइजेशन ही होता है। तो क्रूशिंग और पुल्वेराइजेशन में क्या करेंगे? फर्स्ट क्या करेंगे कि जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं और को उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ जॉ क्रूशर्स। यानी इस तरह की शेप के बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उनके अंदर जब ओर्स डालेंगे तो ये जैसे घूमेगा तो वो छोटे छोटे पीसेस में कट जाएंगे। सो वी कैन से कि द ब्रेकिंग ऑफ लार्ज ऑब्स्टिकल्स और लंप्स ऑफ ओर्स इनटू स्मॉल पीसेस इज नोन एज द क्रूशिंग, and crushing of the ore is carried out inside the jaw crushers. और jaw crushers में crushing करने के बाद, स्मॉल पीसेस में डिसोशिएट करने के बाद जो क्रूस्ड ओर है उसको पाउडर्ड फॉर्म में ग्राइंड करते हैं। So grinding of the crushed ore into powdered form is known as pulverization. तो सबसे पहले crushing करेंगे और crushing के बाद फिर क्या करेंगे? Pulverization. So we can say what do you mean by crushing and pulverization? ये मैं नोट्स आपके पास सेंड कर दूंगा एज सच, तो इसमें इसे लिखवाने की जरूरत नहीं। उससे अच्छा ये है कि मैं आपके पास इसके नोट्स जो है वो सेंड कर दूंगा एज सच। ठीक है बेटा? तो क्रूशिंग और पुल्वेराइजेशन के बारे में समझ में आया। तो क्रूशिंग का मतलब तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इनसाइड जॉ क्रूशर्स क्रूशिंग कर देंगे और क्रूस्ड ओर को फिर क्या नाम है, इस तरह की हैवी स्टैम्प होती है, जस्ट लाइक आयरन की ना हैवी स्टैम्प होगी, और यहाँ पर आपके पास स्मॉल पीसेस हैं। तो इन स्मॉल पीसेस को जब ये इसके ऊपर आकर स्ट्राइक करेगी तो ये जो स्मॉल पीसेस है ये ग्राइंड हो जाएंगे। या इस तरह की बॉल्स होती है, स्टील की बॉल। ठीक है, और ये स्टील की बॉल जो है ये एक दूसरे के ऊपर जब रिवॉल्व करती है, रफ सरफेस की होती है, तो ये स्टील की बॉल एक दूसरे के ऊपर जब रिवॉल्व करेंगी तो इसके अंदर इनके बीच में जो क्या नाम है क्रूस्ड ओर के पार्टिकल आएंगे तो ये पिस जाएंगे। तो स्टील बॉल्स के अंदर, स्टील बॉल्स के हेल्प से, दैट विल बी नोन एज बोल मिल्स, यानी बोल मिल्स या हैवी स्टैम्प्स के थ्रू, यानी दैट इज नोन एज स्टाम्प मिल। तो स्टाम्प मिल या बोल मिल्स के अंदर जो क्रूस्ड ओर है उसको पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करेंगे एंड दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द पुल्वेराइजेशन। ठीक है, तो ग्राइंडिंग अप ऑफ द पाउडर्ड क्रूस्ड ओर इनटू द पाउडर्ड फॉर्म इज नोन एज पुल्वेराइजेशन। पुल्वेराइजेशन करने के बाद जो सेकंड स्टेप है दैट इज अबाउट कंसंट्रेशन। What do you mean by concentration? कंसंट्रेशन कह दें या ड्रेसिंग कह दें या बेनिफिकेशन कह दें, एक ही बात है। यानी पुल्वराइज्ड ओर को प्यूरिफाई जब करेंगे डस्ट पार्टिकल से, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ पुल्वराइज्ड ओर फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड इज नोन एज ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन। एक्चुअली ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन, ये जो कंसंट्रेशन है दैट कैन बी कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ 4 मेथड्स। और 4 मेथड कौन कौन से हो गए? हाइड्रोलिक सेपरेशन, जिसको लेविगेशन कह सकते हैं। सेकंड इज अबाउट द मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड इज अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड फोर्थ इज अबाउट लीचिंग इज देयर। सो जो सेकंड स्टेप होता है मेटलर्जी का दैट विल बी नोन एज कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, that is also known as benefication and that is also known as dressing. Okay, so concentration या dressing का मतलब क्या हुआ कि purification of pulverized ore from dust particles। pulverized ore को dust particles से जब purify करेंगे that process will be known as concentration, and concentration can be carried out with the help of 4 methods, you know,
द फर्स्ट इज नोन एज हाइड्रोलिक सेपरेशन। हाइड्रो इज कमिंग फ्रॉम द वाटर, यानी वाटर की हेल्प से प्यूरिफाई करेंगे। एक्चुअली हाइड्रोलिक सेपरेशन इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन, एंड ग्रेविटी सेपरेशन इज आल्सो नोन एज लेविगेशन। इसको लेविगेशन भी कह सकते हैं। ओके, तो एक तो ये मेथड हो गया कंसंट्रेशन का। सेकंड जो मेथड हो गया दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। अनदर इज अबाउट मैग्नेटिक सेपरेशन। और मैग्नेटिक सेपरेशन के बाद जो थर्ड मेथड हो गया दैट इज फ्लोटेशन प्रोसेस। और फ्लोटेशन प्रोसेस के बाद जो फोर्थ हो गया दैट इज नोन एज लीचिंग। So these are the four methods of concentration are there. अब देखो सबसे पहले अगर हम स्टडी करें मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करें तो सॉरी हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन की बात करें तो इसमें एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो इम्प्योर ओर होता है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स है, पुल्वराइज्ड इम्प्योर पुल्वराइज्ड ओर जो होता है उसको बहते हुए पानी में धोएंगे। तो बहते हुए पानी के साथ सब वॉशिंग करेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स है, लाइट वेट डस्ट पार्टिकल्स, वो तो पानी के साथ ही बह जाएंगे और हैवी वेट के जो और पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे। यानी बहते हुए पानी के साथ धोएंगे तो जो लाइट वेट के डस्ट पार्टिकल्स है वो पानी के साथ बह जाएंगे, वॉश अवे हो जाएंगे, और जो और के पार्टिकल्स है, हैवी और पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि ये जो मेथड है ये हैवी और पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हैं, और हैवी और के जो पार्टिकल्स हैं वो स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ओर्स हो गए, जैसे ओस्मियम है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, मोलिब्डेनम है, टेक्नीशियम है, एटसेट्रा। ये जो है हैवी और पार्टिकल्स, ठीक है। प्लेटिनम हो गया जैसे, तो प्लेटिनम तो हालांकि नोबल मेटल ही होता है, लेकिन इसके अलावा जैसे गोल्ड का ओर हो गया, या जैसे आयरन का ओर हो गया, या मैग्नीज का ओर हो गया। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डीप ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ओर्स होते हैं ना, स्पेशली उनका प्यूरिफिकेशन इससे करते हैं। तो इस मेथड में क्या करेंगे, द इम्प्योर पुल्वराइज्ड ओर इज वॉश्ड। इम्प्योर पुल्वराइज्ड ओर जो है उसकी वॉशिंग करेंगे, दैट इज वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। रनिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर के हेल्प से इसकी वॉशिंग करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच हैवी और पार्टिकल्स, जो हैवी और पार्टिकल्स हैं, दे गेट सेटल्ड डाउन, वो तो नीचे बैठ जाएंगे। ओके, एंड लाइट वेट डस्ट पार्टिकल्स, जो लाइट वेट डस्ट पार्टिकल्स है, दे गेट वॉश्ड अवे, तो वो वॉश अवे हो जाएंगे। यानी इंपॉर्टेंट अब एप्लीकेशन क्या होगा कि दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द हैवी ओर पार्टिकल्स, यानी हैवी ओर पार्टिकल्स की प्यूरिफिकेशन के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। दिस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हैवी ओर पार्टिकल्स। ओके, अनदर कांसेप्ट वी कैन सी, तो जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का ओर है मान लो, मोलिब्डेनम का ओर है मान लो, पैलेडियम का ओर है मान लो, टेक्नीशियम का ओर है मान लो, ओके, मैग्नीज का ओर है, एटसेट्रा, सो मेनी। ठीक है बेटा, तो क्लियर सा है। तो देखो ग्रेविटी मतलब वेट पे डिपेंड करता है, वाटर की हेल्प से करते हैं, सो दिस इज आल्सो नोन एज द लेविगेशन इज देयर। ठीक है, तो बहते हुए पानी से वॉशिंग करके अगर प्यूरिफाई करेंगे, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द हाइड्रोलिक सेपरेशन, और दैट इज आल्सो नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। सेकंड जो मेथड हो गया कंसंट्रेशन का, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। स्पेशली मैग्नेटिक सेपरेशन उन ओर्स के लिए यूज करेंगे जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे आयरन के ओर्स हो गए, या कोबाल्ट के ओर हो गए, या जो निकल के ओर हो गए, वो मैग्नेटिक सेपरेशन से। मैग्नेटिक सेपरेशन एक बहुत इजी सा प्रोसेस है। इसमें एक्चुअली क्या करेंगे कि इस तरह के दो व्हील्स होते हैं जिनके ऊपर एक लेदर की बेल्ट जो है ना वो रिवॉल्व करती है। इनमें से एक व्हील जो है वो मैग्नेटिक है बेटा, एक नॉन मैग्नेटिक। तो जैसे मान लो ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक व्हील है, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नेट, और ये नॉन मैग्नेटिक व्हील हो गया। ओके, दिस व्हील इज नॉन मैग्नेटिक व्हील and this is magnetic wheel. Okay,
तो यहाँ पे जो पुल्वराइज्ड ओर होता है, पाउडर्ड ओर जो होता है ना, वो ड्रॉप कर देंगे इस बेल्ट के ऊपर। फ्रॉम हियर द पुल्वराइज्ड ओर इज ड्रॉप्ड ऑन दिस बेल्ट। तो इस बेल्ट के ऊपर जब पुल्वराइज्ड ओर को ड्रॉप करेंगे, देन व्हाट विल हैपन कि जो ओर के पार्टिकल है वो मैग्नेटिक है नेचर में, तो मैग्नेटिक होने के कारण इस व्हील के साथ जो है वो अट्रैक्ट होके चलेंगे। ओके, और अट्रैक्ट होके चलेंगे तो देखो यहां पर जाकर गिर जाएंगे, यानी ये आपके पास और पार्टिकल्स का ही बन गया, ढेर बन गया। और जो इसके अंदर जो डस्ट है वो तो नॉन मैग्नेटिक है, वो इसके साथ अट्रैक्ट होगी नहीं, सो दैट विल बी ड्रॉप्ड अवे विद अनदर हीट। तो यहां पर जाके गिर गए डस्ट पार्टिकल और यहां पर जाके गिर गए और पार्टिकल्स। ये मूवमेंट हो गया, ये फ्लो हो गया बेल्ट का, इस तरह से इस डायरेक्शन में रोटेट करके। तो इस तरह से एक बेल्ट रिवॉल्व करेगी, उसके ऊपर पोलराइज्ड ओर जब हम ड्रॉप करेंगे तो ओर्स व्हिच आर मैग्नेटिक इन नेचर दे गेट अट्रैक्टेड अलोंग विद व्हील एंड दे आर ड्रॉप्ड इन अनदर प्लेस फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल। जबकि देख सकते हो कि जो डस्ट पार्टिकल है वो नॉन मैग्नेटिक है, सो दे आर रिपेल्ड बाय द व्हील एंड ड्रॉप्ड एट अनदर प्लेस। तो ये डस्ट पार्टिकल अगर अलग रिमूव हो गए और पार्टिकल्स अलग रिमूव हो गए, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैग्नेटिक सेपरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो जैसे आयरन के पार्टिकल्स है Fe3O4 मैग्नेटाइट और है, जैसे निकल ऑक्साइड है, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड है जैसे, सो डेफिनेटली दे आर प्यूरिफाइड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। इनको मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से प्यूरिफाई करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वी कैन से अबाउट द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। थर्ड करेंगे, जो थर्ड मेथड है क्या नाम है कंसंट्रेशन का, दैट विल बी नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज देयर। एक्चुअली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करेंगे कि फ्रोथ का मतलब तो झाग हो गया, तो जब ओर के पार्टिकल झाग में फ्लोट करके तैर के ऊपर निकाल देंगे, दूसरे कंटेनर में बाहर निकाल देंगे, झाग में लेके और बाहर निकाल देंगे ओर के पार्टिकल को, तो वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कांसेप्ट है। सबसे पहली बात हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में करें तो वो ये है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, यानी सल्फाइड ओर्स की प्रोसेस प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। We shall discuss about froth flotation process, and froth flotation process is specially used for the purification of sulfide ores. स्पेशली कौन से ओर्स की प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करेंगे? सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स का मतलब जैसे मान लो आपके पास जिंक सल्फाइड है, जैसे मान लो आपके पास CuFeS2 है, फॉर एग्जांपल PbS है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लेट अस कंसीडर Fe2S है, जैसे आपके पास Ag2S है। तो जितने भी मेटल के जो सल्फाइड ओर्स है दे आर प्यूरिफाइड फ्रॉम दिस मेथड। और वो क्यों? रीजन इज दैट बिकॉज सल्फाइड ओर्स आर नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि जो सल्फाइड ओर्स हैं वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में, बिकॉज दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ओके, एक्चुअली क्या करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में कि जो पुल्वराइज्ड ओर है उसको एक एमल्सन में मिक्स कर देंगे। मतलब सबसे पहले एमल्सन बनाएंगे, और एमल्सन का मतलब आपको पता है कि द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर का एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास पाइन ऑयल है, पाइन ट्रीज दे, तो पाइन ऑयल और वाटर का एक एमल्सन बना लेंगे। अब ऑयल और वाटर तो सॉल्युबल है नहीं, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे। तो यहाँ पर जो एमल्सिफाइंग एजेंट डालेंगे वो फिनोल या क्रीसोल डाल देंगे। तो पाइन ऑयल और वाटर का एक एमल्सन बनाएंगे व्हिच इज स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट, फॉर एग्जांपल फिनोल या फिर क्रीसोल। तो फिनोल और क्रीसोल डालने से ये जो एमल्सन है ये स्टेबलाइज हो गया। ठीक है, और अब इसके अंदर पुल्वराइज्ड ओर यानी पाउडर्ड ओर डाल देंगे और उसको मिक्स कर देंगे। अब देखो पाउडर्ड ओर को जब आप इस एमल्सन में डालोगे तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और वाटर को एब्जॉर्ब करके उनका वेट इंक्रीज हो जाएगा, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। जबकि जो ओर के पार्टिकल्स है वो नॉन पोलर होते हैं नेचर में, यानी सल्फाइड ओर्स का जो सरफेस है वो स्लिपरी होता है नेचर में, नॉन पोलर होता है। और नॉन पोलर तो फिर पोलर वाटर के कांटेक्ट में आएंगे ही नहीं। तो जो सल्फाइड के और पार्टिकल्स है वो नॉन पोलर है नेचर में, सो दे विल नॉट कम इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। उनका जो सरफेस है दैट विल बी कोटेड विद ऑयल,
क्योंकि नॉन पोलर तो नॉन पोलर में ही घुलेगा, तो वो ऑयल के कांटेक्ट में आ गए, वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और जब ओर के पार्टिकल नॉन पोलर होने के कारण वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो सरफेस क्या नाम है, लाइट वेट ही रहेंगे, और लाइट वेट होने के कारण सरफेस के पास रह जाएंगे। यानी जो डस्ट के पार्टिकल है वो तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण हैवी हो गए, नीचे जाके बैठ गए, और जो ओर के पार्टिकल्स हैं वो नॉन पोलर होने के कारण वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ऑयल के कांटेक्ट में आएंगे, तो लाइट वेट रहेंगे और सरफेस के पास ही रह जाएंगे, यानी ये ओर के पार्टिकल। तो देखो ये तो आपने इनको सेपरेट कर दिया वेट के बेस पर, ओर के पार्टिकल ऊपर आ गए, ये नीचे रह गए। अब क्या करेंगे कि हम इसमें एयर पास करेंगे, कंप्रेस्ड एयर, हाई प्रेशर के साथ एयर पास करेंगे, ठीक है। और देखो जब साबुन के पानी में फूंक मारेंगे तो झाग बन के निकलते हैं, लाइक द सेम वे यहां पर जब हम कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, ओके, हाई प्रेशर के साथ एयर पास करेंगे, तो यहां पर भी झाग की फॉर्मेशन होगी, फ्रोथ बनेंगे, और जितने ज्यादा एयर पास करेंगे उतने ज्यादा झाग बनेंगे, झाग बनते जाएंगे, ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, तो झाग ऊपर की तरफ उठ के फिर बाहर निकलते रहेंगे। तो जब झाग जो है, फ्रोथ जो है, वो अगर बाहर निकलेगा तो जो और के पार्टिकल हैं वो भी इसके साथ साथ बाहर निकलते रहेंगे, लाइट वेट और पार्टिकल्स इस तरह से फ्रोथ के साथ फ्लोट करके अगर बाहर निकाल देंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। इसका जो रिटन मटेरियल है वो मैं बिल्कुल डिटेल में आपके पास सेंड कर दूंगा नोट्स, वो आप देख लेना बिल्कुल। तो ये समझ में आया कि नहीं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस स्पेशली कौन से ओर्स के लिए अप्लाई करता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। सल्फाइड ओर अगर आ जाए तो कंसंट्रेशन का फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब दोबारा से सुन लो, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करेंगे कि पाइन ऑयल और वाटर का एक एमल्सन बना लेंगे, और उस एमल्सन को स्टेबलाइज करने के लिए एक एमल्सिफाइंग एजेंट डाल देंगे, दैट विल बी नोन एज द फिनोल और क्रीसोल, ठीक है भाई। तो ये जो एमल्सन बना, इसमें हम पुल्वराइज्ड जो ओर है, पाउडर्ड ओर जो है, उसको मिक्स कर देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करके हैवी वेट हो जाएंगे और नीचे जाके बैठ जाएंगे। और के पार्टिकल नॉन पोलर है नेचर में, सो दे विल नॉट कम इन कांटेक्ट ऑफ वाटर, सो दे विल रिटेन नियर द सरफेस, सरफेस के पास ही रह जाएंगे। व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड इनटू द एमल्सन, इस मिक्सचर में कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, तो फ्रोथ की फॉर्मेशन होगी। एंड व्हेन मोर एंड मोर कंप्रेस्ड एयर इज पास्ड, more and more formation of froth will take place and the more particles will escape out from the container along with froth, और फिर जो और के पार्टिकल है वो फ्रोथ के साथ साथ कंटेनर से बाहर निकलते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो गया दैट इज नोन एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज देयर। अब देखो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सबसे पहले जो झाग बन रहा है वो किसके कारण बन रहा है, फ्रोथ किसके कारण बन रहा है, फ्रोथ बन रहा है फिनोल के कारण या क्रीसोल के कारण, झाग जो बनता है। जैसे मान लो साबुन डिसॉल्व करेंगे पानी में या फिर उसमें, तो जो फ्रोथ बनता है वो डेफिनेटली फिनोल के कारण और क्रीसोल के कारण बनता है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में जो फ्रोथर होता है, झाग बनाने वाला, वो कौन है, क्रीसोल और फिनोल। ये कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एक्ट एज ए फ्रोथर। कलेक्टर कौन है, कलेक्टर का मतलब जो और पार्टिकल्स को कलेक्ट कर रहा है। तो और पार्टिकल्स कलेक्ट हो रहे हैं ऑयल के कारण, क्योंकि नॉन पोलर है तो ऑयल के कांटेक्ट में आएंगे। तो जो पाइन ऑयल है यहां पर वो कलेक्टर का काम कर रहा है। ओके, पाइन ऑयल विल एक्ट एज द कलेक्टर, क्रीसोल या फिनोल जो है दैट विल एक्ट एज द फ्रोथर, वो फ्रोथर का काम करता है। एक दूसरा कांसेप्ट यहां पर आता है कि जब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं तो एक एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंस ऐड करते हैं, दैट विल बी नोन एज द डिप्रीसेंट। और डिप्रीसेंट एक्चुअली तब यूज करते हैं जब आपके पास दो सल्फाइड ओर्स का मिक्सचर है, आपके पास दो मेटल के सल्फाइड ओर्स हैं। जैसे मान लो एक आपके पास जिंक सल्फाइड है और एक आपके पास लेड सल्फाइड है, ये मिक्सचर है, मतलब जो ओर है उन दोनों का ये मिक्सचर हो गया। ओके, सो पुल्वराइज्ड ओर कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ ZnS एंड PbS। आपको इसमें से एक को रिमूव करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा केमिकल सब्सटेंस डाल देंगे, दैट विल बी नोन एज द डिप्रीसेंट। तो जिंक सल्फाइड और PbS में जो डिप्रीसेंट हम यूज करेंगे वो सोडियम साइनाइड यूज करेंगे। तो एक्चुअली सोडियम साइनाइड जिंक सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना के इसको तो नीचे बैठा देगा और ये जो है ये झाग में रह जाएगा। यानी PbS में से जिंक सल्फाइड को रिमूव करने के लिए कौन से केमिकल सब्सटेंस का यूज करेंगे, NaCl, दैट विल बी नोन एज द डिप्रीसेंट। तो डिप्रीसेंट क्या होता है, डिप्रीसेंट का मतलब केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स।
सल्फाइड ओर्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जिस केमिकल सब्सटेंस का यूज करेंगे दैट विल बी नोन एज द डिप्रीसेंट। तो NaCN जो है ना वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक डिप्रीसेंट का काम करता है, दैट विल एक्ट एज ए डिप्रीसेंट। ये जिंक सल्फाइड को डिप्रेस कर देगा, यानी जिंक सल्फाइड जो है वो सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, दैट इज Na2ZnCN4 ये बन गया। ओके, 4 साइनाइड है तो 4 मॉलिक्यूल ले लो एंड Na2S, और ये जो कॉम्प्लेक्स है हैवी कॉम्प्लेक्स ये नीचे जाके बैठ जाएगा डस्ट के साथ, ऊपर आपके साथ सिर्फ PbS रह जाएगा। तो PbS में से ZnS को रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं? NaCN, डिप्रीसेंट। ठीक है भाई, तो डिप्रीसेंट इज द केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सल्फाइड ओर्स ड्यूरिंग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है दैट विल बी नोन एज द लीचिंग। फोर्थ मेथड जो है वो लीचिंग हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय लीचिंग? लीचिंग का मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एन ओर विद द हेल्प ऑफ केमिकल सब्सटेंस। किसी और को एक केमिकल सब्सटेंस की हेल्प से अगर प्यूरिफाई करेंगे दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द लीचिंग। लीचिंग इज देयर। लीचिंग का मतलब आई कैन से कि प्रोसेस of purification of pulverized ore by treating with certain केमिकल रिएजेंट। किसी केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अगर प्यूरिफाई करेंगे that process will be known as leaching। उस प्रोसेस को लीचिंग कहेंगे। सो लीचिंग का कॉन्सेप्ट अगर स्टडी करें तो फॉर एग्जांपल Al2O3 into 2H2 यानी बॉक्साइट ओर जो है that is purified with the help of leaching। So we can say bauxite is purified by treating with sodium hydroxide। NaOH के साथ ट्रीट करके प्यूरिफाई करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि जो Al2O3 into 2H2O है that is treated with sodium hydroxide। NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे। A dilute solution of NaOH can be used here। What compound will be formed? NaAlO2 सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बन जाएगा। इस H2O को 1 मिनट के लिए भूल जाएं हम, जस्ट लाइक दैट। तो Al2O3 और NaOH को रिएक्ट करेंगे। आपको पता है Al2O3 एम्फोटेरिक होता है नेचर में, यानी एसिड और बेस दोनों का काम करता है। तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा मतलब यहां पर एसिड है। एल्यूमिनियम 2 है तो 2 मोल कर दो, सोडियम 2 है देखो तो 2 मोल कर दो। ठीक है भाई, तो 2 सोडियम 2 सोडियम 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 और 2 5 4 हो गए। तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर देयर विल बी द लॉस ऑफ H2। तो एक H2O तो Al2O3 और NaOH की रिएक्शन से निकला, और फिर 2 ये है तो 3 मोल H2O के रिमूव हो गए। तो लीचिंग का जो पहला स्टेप हो गया उसमें Al2O3 into 2H2O का NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो NaAlO2 बना। और सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि NaAlO2 जो है that is again treated with H2O, ताकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने डाला है वो रिमूव हो जाए यहां से। ये बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH thrice plus NaOH will be removed from here। ओके, यहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन 4 और एक 5 हाइड्रोजन हो गए यहां पर आपके पास, एंड जस्ट लाइक AlOH thrice and there will be the removal of NaOH। you can balance it like so you can balance it aluminum hydroxide plus NaOH। so like that हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास? 4 हो गए। तो 3 हाइड्रोजन ये रहा और एक ये रहा, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन 4 है, सॉरी 3 और एक 4 ऑक्सीजन। तो देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 2 और 2 4, 4 यहाँ पर हो गए, 4 ही हाइड्रोजन बैलेंस रहेगी।
ओके। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना इसको 1470 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर 1470 के ऊपर हीट करेंगे, द टू मॉलिक्यूल्स विल बी यूज्ड अप एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 एल्यूमिना जिसको कहेंगे, एंड देयर विल बी द रिमूवल ऑफ H2O3 H2O का रिमूवल होगा। तो ये प्योर फॉर्म हो गई बॉक्साइट की एल्यूमिना। तो ये 3 स्टेप हो गए देखो। तो NaOH के साथ रिएक्ट करके आप प्यूरिफाई कर रहे हैं, सो दैट प्रोसेस विल बी नोन एज व्हाट, लीचिंग इज देयर। यानी किसी भी ओर को एक केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके ट्रीट करके अगर प्यूरिफाई करेंगे, दैट विल बी नोन एज लीचिंग, उसको लीचिंग कहेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल जैसे Ag2S है सिल्वर सल्फाइड, दैट इज प्यूरिफाइड आल्सो विद द हेल्प ऑफ लीचिंग। इसमें क्या करेंगे कि जैसे Ag2S है सिल्वर सल्फाइड, दैट इज स्पेशली नोन एज आर्जेंटाइट। तो आर्जेंटाइट जो है इसको सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। देखो एक्चुअली एक पर्टिकुलर जो केमिकल सब्सटेंस है ना, वो मेटलर्जी में अलग अलग फैक्टर्स का काम करता है। जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में NaCN जो है वो देखो डिप्रेसेंट का काम कर रहा था, लेकिन Ag2S के केस में NaCN लीचिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो यूं नहीं कि NaCN का बस एक ही फंक्शन है डिप्रेसेंट, एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस कई वेज में काम करता है, वो डिपेंड करता है कि और कौन सा है। अगर आप यूं कहें कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग NaCN का रोल क्या है, डिप्रेसेंट का। आर्जेंटाइट ओर के एक्सट्रैक्शन में NaCN का रोल क्या है, लीचिंग एजेंट का। तो यहां पर NaCN रिएक्ट करेगा, सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaAgCN, कॉम्प्लेक्स बना देगा देखो सिल्वर के साथ। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मतलब अपने चारों तरफ 2 साइनाइड को अकोमोडेट कर सकता है, 2 लगे, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो गया, बैलेंस है। ठीक है भाई, सिल्वर 2 है तो ये 2 मोल लेने पड़ेंगे आपको, और सोडियम 2 साइनाइड 4 हो गए तो 4, और Na4 है तो 2 तो यहां पर यूज हो गए, और बाकी फिर आपके पास रिमूव हो जाएगा Na2S। तो जो सल्फर इंप्योरिटी का काम कर रहा था इसमें वो बाहर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया लीचिंग के बाद। यानी आफ्टर लीचिंग Ag2S will be converted into sodium silver cyanide। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सो वी कैन से कि किसी भी ओर को केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अगर प्यूरिफाई करेंगे, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज द कंसंट्रेशन। तो देखो ये 4 स्टेप हो गए बेटा कंसंट्रेशन के। सबसे पहले हाइड्रोलिक सेपरेशन, लेविगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन, यानी रनिंग वाटर के साथ वॉश करके अगर प्यूरिफाई करेंगे तो हाइड्रोलिक सेपरेशन हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ मैग्नेटिक व्हील को अप्लाई करके अगर प्यूरिफाई करेंगे तो मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किया आपने, दैट इज स्पेशली यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर्स, जिसमें हम एमल्सन बनाएंगे पाइन ऑयल और वाटर का। और लास्ट हो गया लीचिंग, मतलब केमिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके अगर प्यूरिफाई करेंगे, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज लीचिंग। तो ये सेकंड स्टेप हो गया मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन करने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है मेटलर्जी का, दैट विल बी नोन एज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। उसको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कहते हैं। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट का मतलब हीट किया जाता है, कंसंट्रेटेड और जो है प्यूरिफाइड जो और है उसको हीट करेंगे हम यहाँ पे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, मेल्ट होने से कम टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे, दैट विल बी नोन एज प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। वी कैन से इन दिस मेथड द कंसंट्रेटेड ओर यानी द प्यूरिफाइड ओर इज heated below its melting point to remove। किस लिए? एम क्या है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट का? सो टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम एयर, यानी कंसंट्रेशन के ड्यूरिंग जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे हाइड्रोलिक सेपरेशन करेंगे नहीं या फिर फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा उसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम ओर। यानी प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट का जो मेन एम है वो मॉइस्चर को रिमूव करना है। दूसरा, टू रिमूव वोलेटाइल इंप्योरिटीज, ऐसी इंप्योरिटीज जो हीट करने पर वेपर्स में कन्वर्ट होकर बाहर निकल जाए। तो वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए लाइक सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, ऐसी जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए। तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे और को मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए या वोलेटाइल इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसी इंप्योरिटीज है उनको रिमूव करने के लिए।
अब जो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट है वो दो वे में करते हैं, इन अब्सेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अगर हम ओर को एयर के अब्सेंस में हीट करेंगे दैट प्रोसेस विल बी नोन एज कैल्सिनेशन, और अगर हम ओर को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे दैट विल बी नोन एज रोस्टिंग। ओके, एयर कहां देनी पड़ेगी? जिसमें पहले से ऑक्सीजन नहीं है, वो और जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है उनको एयर या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। जैसे Fe2O3 है तो Fe2O3 में तो पहले से ही ऑक्सीजन, तो इसको विदाउट एयर हीट करेंगे। जैसे Fe2S है, जैसे CuFeS2 है, इनमें ऑक्सीजन है नहीं, तो इनको किसके प्रेजेंस में हीट करेंगे? एयर के प्रेजेंस में। यानी आई कैन से दैट प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट is classified into the two parts. One is known as roasting और दूसरा कौन सा हो गया भाई? कैल्सिनेशन। ये आपने 9th या 10th में भी पढ़ा है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग का मतलब हो गया हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड और इन प्रेजेंस ऑफ एयर रोस्टिंग, इन अब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन। So yes, one is about calcination and another is about roasting. यानी heating of an ore in absence of air below its melting point, calcination। और रोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन इन दोनों का वही है, ये भी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ये भी मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। यहां पर भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज का रिमूवल, यहां पर भी वोलेटाइल इंप्योरिटीज का रिमूवल। तो एयर की एब्सेंस है, तो एयर की एब्सेंस का मतलब जैसे जिंक सल्फाइड है, जैसे CuFeS2 है, जैसे PbS है, जैसे Ag2S है, यानी जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है, तो सल्फाइड ओर्स का प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट कौन से मेथड से करेंगे भाई? सॉरी उल्टा लिख दिया यार, यानी यहां पर इन एब्सेंस ऑफ एयर है ना, तो जिसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है तो जैसे मान लो Fe2O3 हो गया, नहीं, इसी तरह से FeCO3 हो गया, इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट इनटू कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया। तो ऐसे जितने भी और जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है ही नहीं, तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे Fe2O3 है कंसंट्रेटेड और Fe2O3 का, इसको हीट कर देंगे जस्ट विदाउट एनी एयर, तो ये Fe2O3 ही रहेगा, लेकिन इसमें से मॉइस्चर का रिमूवल हो जाएगा। ओके, या जो इंप्योरिटीज है जैसे सल्फर वगैरह वो भी रिमूव हो जाएंगी वेपर्स की फॉर्म में, मॉइस्चर एंड प्लस देयर विल बी द रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, वोलेटाइल इंप्योरिटीज का रिमूवल। ठीक है भाई, तो विदाउट एयर कौन से ओर्स हो गए? यानी जो ऑक्साइड ओर्स हैं, जो कार्बोनेट्स ओर हैं, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड ओर्स हैं, तो कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड्स, दे आर हीटेड विदाउट एयर, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है। इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करेंगे तो रोस्टिंग, तो रोस्टिंग स्पेशली कौन से ओर्स के लिए अप्लाई करेंगे? सल्फाइड ओर्स के लिए। जैसे जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग करोगे, CuFeS2 का रोस्टिंग करोगे, Ag2S का रोस्टिंग करोगे, HgS सिनेबार द ओर ऑफ मरकरी, PbS गैलेना, इन सभी का रोस्टिंग करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में जब आप हीट करोगे व्हाट विल हैपन? ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में, और जो सल्फर इसमें इंप्योरिटी का काम कर रहा है दैट विल बी रिलीज्ड इनटू द फॉर्म ऑफ SO2 गैस। तो ये रोस्टिंग के ड्यूरिंग की रिएक्शन होगी जिंक सल्फाइड का। जब जिंक सल्फाइड का रोस्टिंग करेंगे यानी एयर की प्रेजेंस में, तो खुद जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और सल्फर रिमूव हो गया। 2 मोल्स इसके, 2 मोल्स इसके, 2 मोल्स इसके, ऑक्सीजन 6 हो गए 3।
इसी तरह से CuFeS2 का जब आप रोस्टिंग करोगे O2 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये तो एक्चुअली Cu2S और FeS में डीकंपोज हो जाएगा विद द रिमूवल ऑफ SO2 गैस। कॉपर यहां पर 2 है तो 2 मोल कर दो, आयरन 2 हो गए तो आयरन यहां पर भी 2 कर दो, सल्फर हो गया आपके पास 2 3 और 1 4 सल्फर हो गए, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 इंटरेस्ट। तो ये देखो चाल्कोपाइराइट और है ये, तो चाल्कोपाइराइट का जब आप रोस्टिंग करोगे तो वो डीकंपोज हो जाता है Cu2S और FeS में और सल्फर का रिमूवल होता है। ठीक है भाई, तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट जो है वो कितने मेथड से कर सकते हैं? 2 मेथड से, एक तो कैल्सिनेशन और एक रोस्टिंग। तो जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है उनको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, मतलब उनका कैल्सिनेशन करेंगे। जिनमें ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं है, मतलब जो सल्फाइड ओर्स है, उनका हीटिंग करेंगे एयर की प्रेजेंस में, यानी उनका क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। ठीक है, सो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सो 3 स्टेप आपने किए, सबसे पहले क्रूशिंग एंड पोलराइजेशन, दूसरा कंसंट्रेशन हो गया और थर्ड हो गया प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है रिडक्शन और रिफाइनिंग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसको आप करके देखना। एंड सो थैंक यू।